नमस्कार, मैं उलिस तिवारी। बड़े दिनों बाद जब से सांसद जी हमारे सांसद बने हैं तब के बाद मैं इनसे मिल पा रहा हूँ फेस टू फेस और इंटरव्यू भी ले रहा हूँ। मैंने कई बार कहा था कि सांसद जी मिलेंगे तो सवाल भी करेंगे और जानेंगे कि अच्छा खासा डॉक्टरी करते हुए अचानक से राजनीति में सांसदी का चुनाव लड़ जाना, इसके पहले पार्टी से इस्तीफा देना, पार्टी को झटका देना, तमाम चीजें रही हैं और अंत में पार्टी ने तो भरोसा जताया और सांसद भी बना दिया। पहले तो आपको स्वागत है हमारे साथ इंटरव्यू के लिए आपका। धन्यवाद भैया, बहुत अच्छा खासा आप डॉक्टरी कर रहे थे, जनता की सेवा कर रहे थे माध्यम से। आप राजनीति में आना और चुनाव लड़ने की दिलचस्पी कैसे बढ़ गई? अभी भी सेवा कर रहा हूँ। माध्यम चेंज किया आपने? दोनों माध्यम है। सेवा में कोई माध्यम नहीं होता है। अब झाड़ू लगाना भी सेवा है और चिकित्सा करना भी है, साथ। अब बड़ा कठिन है वर्तमान की जो राजनीति में देख पा रहा हूँ। भले सत्ता में भारतीय जनता पार्टी हो, कहीं न कहीं सिंगरौली और सीधी के नाम पर एक ग्रहण लगा हुआ है NH-39। इसको सिद्ध कर पाना कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपके लिए चुनौती होगा। इसके पहले रीति पाठक के लिए चुनौती था, अब आपके लिए चुनौती बना। चुनौती स्वीकार करना मेरी आदत है और ये मेरे ही कार्यकाल में बनेगी। आज सिर्फ इतने करूंगा। अच्छा, चलिए कुछ आपके इस पे आ जाता हूँ। सांसद निधि के अब तक कितने फंड आपने यूज किए हैं, कितना बचा हुआ है और किन कामों में जो बचा हुआ उसको लगाने की तैयारी में है? जहाँ जरूरत होती है हम आवश्यकता अनुसार करते रहते हैं। हम इसका हिसाब जब वित्तीय वर्ष हमारा पूरा होता है तब हम करते हैं। अपनी वार्षिक कार्यकाल की जो रिपोर्ट होगी क्या जनता में पेश करेंगे आप? निश्चित तौर से हम जनता वार्षिक क्या, हम तो प्रतिदिन हम लोग सोशल मीडिया के आमदन से आप भी हमारी पूरी रिपोर्ट रोज की देख सकते हैं। आजकल तो रिपोर्ट पेश करने की जरूरत ही नहीं है। आज आपने जनता दरबार लगाया, जन दर्शन किया, शिकायतें सुनी। कितनी शिकायतें आपके पास आई और क्या समाधान को लेकर उनको आपने बता पाया अधिकारियों को या पब्लिक को कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ? लगभग मेरे पास आज 50 आवेदन आए हैं। मिलने तो ज्यादा लोग आ चुके हैं, पर अन्य हमारे पार्टी कार्यकर्ता भी रहते हैं और शुभचिंतक भी रहते हैं। सभी शुभचिंतक हैं, पर 50 के लगभग आवेदन आए हैं जो जिस विभाग के लिए उस विभाग के अधिकारियों के लिए मैंने निर्देशित किया है और जो कई जगह फोन भी किया है। निश्चित तौर से ये मैं स्वभावतः करता हूँ। सीधी में चूंकि मैं नियमित करता हूँ और यहाँ मैं अक्सर आता रहता हूँ किसी न किसी कार्यक्रम में, लेकिन इस तरीके से जनता के दरबार कहिए या ये कहिए कि जन दर्शन कहिए, ये कार्यक्रम मैं नहीं कर पाता हूँ। तो इसके लिए मैंने फिक्स कर रखा महीने में एक रविवार, या तो पहला रविवार, और पहला रविवार किन्हीं कारणों से नहीं कर पाए तो तीसरा रविवार। अच्छा, ये सिंगरौली के जो अहम मुद्दे समझ आते, प्रदूषण, विस्थापन, बेरोजगारी, सांसद में इस पर आपने हमें सवाल उठाते हुए खास नहीं देखा, लेकिन आपने गौ सुरक्षा के लिए जमीन मांगने का बहुत आपने उठाया, लेकिन उस पर भी सरकारें काम नहीं कर पा रही आपकी। कहीं विफलता दिख रही है। जिस मार्ग से आप आते जाते हैं ना, उस पर लगातार गौओं की हत्या, मौत, अपराध कायम भी हो रहे हैं। इसमें इस मामले में देख रहा हूँ, लेकिन इस पर अहम कार्य न कर पाना कहीं न कहीं आपके लिए एक चुनौती भी है। आप ऐसा करिएगा, सांसद आप YouTube में जा करके और हमारे जितने डिबेट्स हैं सांसद के आप देख लीजिएगा। लगभग 3 बार तो मैं बोल चुका हूं और कई प्रश्न 2 तरह के होते हैं, स्टार और अनस्टार। कई अनस्टार क्वेश्चन में हमारे यहाँ की बातें हैं। इसके अलावा हम समिति पे भी हैं, तो हम समिति पे भी कई बार हम उठा चुके हैं और आप हमारा YouTube चैनल में देखेंगे तो वो सब आपको मिल जाएगा, पहली बात। और दूसरा बात, अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए तो सिंगरौली की जितनी समस्या उठाए वो आपको एक PDF बना के भेज भी सकते हैं। मैं हर लोकसभा में मुझे बोलने को मौका भी पर्याप्त मिलता है और सिंगरौली की समस्याएं मैं हमेशा बोलता भी हूं। अभी भी मैं 3 दिन दिल्ली में था तो सिंगरौली और अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस। अहम मुद्दे आपने क्या रखा जो आपको लगा कि चुनौती है और सांसद में उठा के संसद में इसको हमें पास करना, सिंगरौली को दे देना है कि हम बता पाएंगे कि सिंगरौली मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है? हमारे लिए सबसे अहम मुद्दा सिंगरौली में सब चीज होते हुए भी सिंगरौली में हम चारों तरफ से घिरे हैं, कहीं जाने का साधन ठीक नहीं है। सबसे बड़ी समस्या सिंगरौली में किसी चीज की कमी नहीं। सिंगरौली देता है, लेता नहीं है, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ से कहीं एग्जिट नहीं है प्रॉपर। मेरा पहला काम है कि सिंगरौली चारों तरफ से एग्जिट हो जाए। कहीं हमको आना जाना है, सिंगरौली से बनारस समय से पहुंच जाए, टाइम से बाय एयर पहुंच जाए, बाय ट्रेन पहुंच जाए। सिंगरौली से हम प्रयागराज पहुंच जाए, सिंगरौली से हम रीवा पहुंच जाए, सिंगरौली से हम जबलपुर पहुंच जाए, कटनी पहुंच जाए। तो ये हमारी प्राथमिकता है। भोपाल पहुंच जाए हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए मैं लगा हूं। इसका परिणाम आपको आना शुरू हो जाएगा। एयर के लिए कल ही हमारी टीम आ रही है, सर्वे की टीम आ रही है और रेल भी मेरे इसी कार्यकाल में हम सिंगरौली रेल ले आएंगे। ललितपुर सिंगरौली
और इसी कार्यकाल में आपकी जो यहाँ से कटनी चौपन है, ये भी इसका दोहरीकरण बचा है, वो हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कि माननीय नितिन गडकरी जैसे आपको फिर एग्जिट की जैसे बात करें, NH 49 को माफी मांगना पड़े आपको भी, न बन पाए तो? देखिए, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ, मैं सकारात्मक सोच का व्यक्ति हूँ। मैं वैसा पॉजिटिव सोचता हूँ, और पॉजिटिव का मतलब है कि होगा। अच्छा, मैं आपने पेशे से चिकित्सक रहा हूँ, हमेशा हर मरीज को यही सोच के चलता हूँ कि महाराज मरीज ठीक हो जाएगा, और ठीक भी होता है। अच्छा, हवन आपने क्यों किया था NH 49 पर? उसका परिणाम देख लीजिए। आज मैं आया हूँ, आप सीधी गया क्या अभी? हाँ गए हैं। कब गए? 1 हफ्ते पहले। आप जाके देखिए, आपको मात्र आधा किलोमीटर की रोड, वो भी एक जो बड़ा ट्रक आ रहा था उसकी वजह से सदर नाला के पास नहीं बन पाई थी। बाकी आप यहां से सीधी तक चले जाएंगे, ऑलमोस्ट पूरी रोड बन चुकी है, जो प्रारंभिक यातायात के लिए है, कहीं आपको रुकावट नहीं होगी। उस हवन का परिणाम देखिए, हवन करने से सब अच्छा काम होता है, हो गया। अच्छा, बड़ा एक विषय और यहाँ चर्चा का विषय बनाता है मानी कि सिंगरौली में जो रोजगार के नाम पर दलाली बड़ी हावी है, कहीं न कहीं कलेक्टर साहब ने, जो नए कलेक्टर आए, उन्होंने बहुत सारा प्रयास करके दिखाया, लेकिन उसमें पारदर्शिता कहीं न कहीं जाकर सवाल खड़ा कर देता है कि हर कंपनियों में कुछ गुर्गे लगे हुए हैं जो रोजगार के माध्यम से ही मिल सकता है। उसमें हम लोगों को खुद जागरूकता काम करनी पड़ेगी। दलाल बनते नहीं, दलाल बनाए जाते हैं, हम उनको बनाते हैं, हम उनके पास जाते नहीं जाएंगे तो दलाली खत्म हो जाएगी। हम विश्वास रखें, हमारा प्रशासन है, उस पर विश्वास रखें, उसकी हम लोग उसके लिए तैयारी पे लगे हुए हैं। ऐसा क्या था कि आप भाजपा से क्या इस्तीफा दे गए थे? फिर आपकी जानकारी अपूर्ण है, मैंने भाजपा से कभी इस्तीफा नहीं दिया। आपकी जानकारी बिल्कुल अपूर्ण है। एक लेटर वायरल हो रहा था, वो लेटर हमारे दायित्व का था, जो मेरे पास प्रभार था। अच्छा, वो दायित्व त्याग में क्या कारण? चूंकि मैं नहीं जा पा रहा था, जैसे अनूपपुर का प्रभार था उस समय पर, मैं नहीं जा रहा था, लेकिन पार्टी ने उसके बाद मुझे साडोर का प्रभारी बना दिया और बड़ी जगह भेज दिया। मैं यह से अलग मिल गया जिला। मैं सिर्फ जो है, देखिए, परिवार में आदमी रहता, मैंने परिवार नहीं छोड़ा था। पार्टी परिवार की जिम्मेदारी को आपने छोड़ दिया? परिवार की जिम्मेदारी को क्षणिक रूप से मैंने छोड़ दिया था, जिसको मैंने तत्काल से शुरू कर दिया। तो क्या अब यहाँ की रोजगार विस्थापन और प्रदूषण के मुद्दे भी लेकर सांसद में बड़े पैमाने उठाएंगे कि बस? सिगरौली मेरा है, मैं सिगरौली का हूँ, सिगरौली की समस्याएं मेरी है, सिगरौली के जो भी करना पड़ेगा मैं प्राण से कहूंगा, अंतिम सांस तक। क्या सिंगरौली का डीएमएफ सिंगरौली के लिए भी है कि सिंगरौली का डीएमएफ बाहर के लिए, सिंगरौली आपका बस है? सिगरौली का डीएमएफ भी सिगरौली के लिए है और डीएमएफ पूरे देश के लिए। कितना परसेंट सिंगरौली का डीएमएफ यहाँ यूज होता है? आप कई बार जब मीटिंग बैठने कलेक्टर साहब के यहाँ, कितनी परसेंट यूज हो जाता है? तो मौखिक तौर पर आपको जानकारी होगी है। ये विषय मुख्य रूप से सिद्धांततः एक प्रोटोकॉल के होते हैं। प्रदेश ने जो प्रोटोकॉल हमारा बना रखा होगा उसके अनुसार हम यहाँ यूज करते हैं। जो पहले से ही प्रदेश के लिए जाना है, राष्ट्रीय स्तर पर जाना है, वो जाएगा। ये पहले से तय है, सब चीजें निर्धारित है। हम जहाँ बैठे हैं मुख्यालय की मॉडल रोड है, जिसके नाम से सिंगरौली प्रसिद्ध है मुख्य तौर पे, ये भी गड्ढों में तब्दील है। प्रभारी मंत्री जी से सवाल पूछा गया, उन्होंने बोला बनेगा, लेकिन अभी तक हम 3 महीने से देख रहे हैं, न्यायालय के सामने, न्यायालय सामने, कलेक्टर के सामने अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। इस पर कोई कड़ी टिप्पणी आपके अभी तक नहीं आई? पिछली दिशा की बैठक में मैंने इस विषय को बहुत गंभीरता से उठाया है, और दिशा ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिस बैठक में हम अपने विषय को रखते हैं। 2 सवाल आपसे और करेंगे थोड़ा सा जिला प्रशासन को लेके। जो ट्रांसफर नीति है, ये कहीं के फीकी पड़ रही है कि लंबे समय से जो अधिकारी जमेचा रजिस्ट्री विभाग की बात करें या फिर मत्स्य विभाग की बात करें, उद्योग विभाग की बात करें, जिन विभागों को हम लोग की नजर नहीं जाती अक्सर। एक लोग वहां देखते हैं जहां तक चर्चित विभाग हैं, लेकिन वहां पर लंबे समय से अधिकारी बैठे और करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं, और कई बार तो प्रमाण सहित आपके सामने आए, कोर्ट में मामला चल रहा है, FIR हुई, लोकायुक्त ने कार्रवाई की, ट्रांसफर हो गया, पुनः यहीं आगे बैठ गए। देखिए, कोर्ट सर्वोपरि है, कोर्ट जो निर्णय लेती है इसको हमको आपको सबको मानना पड़ेगा, पहली बात। इसलिए कोर्ट पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। ट्रांसफर हमारी प्रदेश की पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के अनुसार ट्रांसफर होता है, पर अगर उसके बाद कोई कोर्ट से स्टे ले आता है तो उसको भी मानना पड़ता है। लेकिन जो घोटाले कर रहे हैं कि हजारों पन्ने के बाहर आ रहे हैं, इस पर कोई आपके मंत्री आप या फिर आपके विधायक नहीं बोल पा रहे, चुप करते हैं। आप हमको प्रमाण सहित दीजिएगा, आप कार्रवाई करवाएंगे। माननीय शिक्षा विभाग में बात कर रहा नहीं, हूँ, आप हमको प्रमाण सहित दे दीजिए, आप कार्रवाई कराएंगे? हम लिखेंगे, निश्चित तौर से लिखेंगे, हमको प्रमाण तो दीजिए आप, ऐसे अपन नहीं मानते। अच्छा, यहाँ पर जो जल शक्ति मंत्रालय की जो जांच टीम आई थी, आपको पता होगा कि यहाँ की जो जल प्रदूषण है बड़े चरम पर है। कहीं न कहीं से लोग की किडनी, गुर्दा जैसे बीमारियां भी इसमें लोगों को अंदर आने लगी हैं, और टीबी जैसी बीमारी ताप पर आने लगी है। तमाम तरह की बीमारी उत्पन्न हुई है प्रदूषण से। जल प्रदूषण सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, NTPC उसमें अहम भूमिका निभा रहा है। इस पे क्या कुछ कड़े
एक्शन में आएंगे आप? साल भर के अंदर मैं समझता हूँ, यहाँ तो 6 महीने के अंदर ही आपको वो बोट वाटर सप्लाई है मिलने वाली है जो आरओ बोतल में पानी भर के हम खरीदते हैं। आप कभी जाइएगा, आपको वाटर फिल्टर प्लांट बन गया है, हमारी सप्लाई की लगभग सब चैन ठीक है, और सबसे पहले हम इसी क्षेत्र में पानी ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीचे कोयला है, सप्लाई में कहीं कहीं प्रॉब्लम होती है। जब हमारा पानी पूरा फिल्टर होकर के और घर में हर घर जल, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जल जीवन मिशन की स्कीम है, उसके तहत हम वाटर सप्लाई करने के लिए, यही नहीं पूरे देश में, मेरे पूरे लोकसभा क्षेत्र में वो कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ बहुत जल्दी होने वाला है। ये अब समस्या वो आपकी दूर हो जाएगी। सप्लाई की जो व्यवस्था है थोड़ा सा एक सवाल मैं थोड़ा सा और लास्ट करूंगा। कहीं कहीं हिंदुत्व की बार बार बात होती है और गौ सेवा की बात। आपका मैं ये इंटरव्यू बहुत जोरदार वायरल हुआ, आपने जो गौ के लिए जमीन मांगी, उनको बचाने के लिए बात माना, और कहने के सिरोली के लोगों ने सराहा है। एक कब तक पूर्ण हो पाएगा कि गौ की हत्या नहीं होगी, एक्सीडेंट नहीं होगा, गौ बच जाएंगी? एक कब पूरा करा पाएंगे आप? मेरी लोकसभा की मांग को प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से मान लिया है। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हर जिले में हम तो 200 एकड़ मांगे थे, ये 130 एकड़ में हम गौ संवर्धन संरक्षण केंद्र बनाएंगे, और वो वेटरनरी विभाग के पास स्कीम आ गई है, उसके लिए जमीन चिन्हित हो रही है, उसके लिए काम शुरू हो रहा है। निकट भविष्य में ये मेरा पूरा प्रयास होगा कि हमको गौ माता का हमारे पूरा संरक्षण संवर्धन हो। लेकिन मैंने लोकसभा में जो कहा था वही यहाँ भी बोल रहा हूँ आपके माध्यम से, ये जन जागरूकता का विषय है। ये हमारी गलती है कि अपनी गौ माता को सड़क पर छोड़ रहे, इसके लिए हमको भी अवेयर होने की जरूरत है। तो धन्यवाद। हमारे सांसद जी थे राजेश मिश्रा जी, बहुत ही कम शब्दों में इन्होंने जवाब दिया, अच्छा जवाब दिया। मैं भी कोई तैयारी के साथ तो नहीं आया था, लेकिन अच्छा लगा इनसे मिलकर। और जनता दरबार में जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो कहीं न कहीं यह पब्लिक में भी जाएगा और सकारात्मक इसके परिणाम भी आएंगे। या देखना बाकी हो कि NH-39 प्रदूषण और जल प्रदूषण से मुक्ति कब मिलेगी सिरोली को, गौ से हत्याओं की जो गौ तरह के एक्सीडेंट हो रहे हैं उससे मुक्ति कब मिलेगी, या इनके लिए चुनौती भी होगा। धन्यवाद।